Let's continue our chapter, The Rise of Nationalism in Europe. And the topic is The Age of Revolution. 3. The Age of Revolutions, 1832-1848. 1832-1848. The Age of Revolution. As conservative regimes try to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. As conservative, जैसे जैसे as conservative regimes try to consolidate their power, जैसे जैसे conservatives अपनी ताकतों को और मजबूत बनाने की कोशिश की, वो लोग अपनी ताकतों को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी क्या हुआ था कि as conservative regimes try to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the province of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. जैसे जैसे कंजर्वेटिव रेजिम्स की अपने रेजिम्स ने अपनी ताकतों को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के मजबूत बनाने की कोशिश की, तो यूरोप सच एज यूरोप के अनेक मतलब एरियाज या यूरोप में क्या हुआ, सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट, द प्रोविनेंस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, जोड़ that as conservative regimes try to consolidate their power, जो conservative रेजिम्स थे वो ट्राई कर रहे थे कि कंसोलिडेट कर रहे थे अपनी पावर के लिए, पावर को मतलब अपनी ताकत को मजबूत बना रहे थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो लिबरलिज्म था, जो आप कह सकते हो लिबरलिज्म उदारतावाद एंड नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विथ रिवॉल्यूशन इन मैनी रीजन। मतलब क्या हुआ, जो लिबरलिज्म था एंड नेशनलिज्म था केम टू बी इंक्रीजिंगली, मतलब इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विथ रिवॉल्यूशन को क्रांति से जोड़कर देखा जा सकता है। आप कह सकते हो कि यूरोप में जो लिबरलिज्म था और जो नेशनलिज्म था वो भी मेनी रीजन्स में था। तो आप इसको किससे जोड़ के देख सकते हो, रिवॉल्यूशन से जोड़कर देख सकते हैं। क्योंकि एक तरफ से कंजर्वेटिव रेजिम्स अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो दूसरा लिबरलिज्म और नेशनलिज्म भी इंक्रीज हो रहा था, एसोसिएटेड विथ रिवॉल्यूशन आ रहा था मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप में, सच एज कहाँ आ रहा था, इटालियन और जर्मन स्टेट्स में आ रहा था, ऑटोमन द जर्मन स्टेट्स में आ रहा था, और प्रोविनेंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड में भी ऐसे ही कुछ एरियाज थे जहाँ पर ये चीज़ें आ रही थी। दैट these revolutions were led by the liberal nationalist belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, and members of the commercial middle classes. अब यहाँ क्या था, these revolutions were led by the, इन revolutions को लीड कौन कर रहा था, लीड करते लिबरल नेशनलिस्ट लीड कर रहे थे, ठीक है, लिबरल नेशनलिस्ट लीड कर रहे थे, बिलोंगिंग टू द, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट थे, ये क्या थे, बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट थे, अमंग होम, और इनमें से कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, एंड मेंबर्स ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लास थे, और मेंबर्स थे वो कॉमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर्स थे। एंड द फर्स्ट अब ही विल टुक प्लेस, अब देखो इस रिवॉल्यूशन को लीड कौन कर रहा था,
लिबरल नेशनलिस्ट थे जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली से थे या विशिष्ट लोग थे, शिक्षित। एंड अमंग हुम इनमें से कुछ प्रोफेसर थे, कुछ स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे और मेंबर्स ऑफ दी कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस थे। एंड that the first upheaval took place in France in July 1830. जो the first upheaval took place in France, जो first upheaval था वो फ्रांस में took हुआ था, ठीक है। फ्रांस में कब हुआ था? took place in France in July 30। जो फर्स्ट विद्रोह था फ्रांस में, अपहीवल मतलब जो विद्रोह हुआ था फ्रांस में, वो जुलाई 1830 में हुआ था। वो कब हुआ था? जुलाई 1830 में हुआ था। द द बुब्रो द Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. अब that is कि क्या किया था? The Bourbon kings who had been restored, जो बूरबॉन किंग्स थे, ठीक है, जो बूरबॉन राजा थे जिन्हें 1815 के बाद हुई, 1815 के बाद क्या हुआ था? रीस्टोर 1815 के बाद से कंजर्वेटिव रिएक्शंस आए थे। कंजर्वेटिव रिएक्शन के दौरान क्या हुआ था कि द बूरबॉन किंग्स जो थे, ठीक है, बूरबॉन जो किंग्स थे हु हैड बीन, उनको मतलब उन्होंने अपनी पावर को रिस्टोर किया था। कब किया था? ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन, मतलब उन्होंने अपनी पावर को दोबारा से रिस्टोर किया था ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन में और आफ्टर 1815, ठीक है, ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन और आफ्टर 1815 के बाद किया था। वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरी who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। और क्या किया कि उन्होंने क्या किया? उनको मतलब जो कंजर्वेटिव रिएक्शन थे उनको ओवरथ्रोन किसने किया था? लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने ओवरथ्रोन कर किया। ओवरथ्रोन मतलब उखाड़ फेंका था और उनकी जगह पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उनकी जगह पे किस चीज़ को इंस्टॉल किया था? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इंस्टॉल किया था विथ लुइस फिलिप एट, और जो लुइस फिलिप्स थे वो उसके हेड थे। लुइस फिलिप्स कौन थे? लुइस फिलिप्स उसके हेड थे। दैट अगर आप देखें द फर्स्ट अप हिल टुक प्लेस इन फ्रांस, जो फर्स्ट विद्रोह था फ्रांस में वो कब हुआ था? जुलाई 1830 में हुआ था। और जो बुर्बो किंग्स थे हु हैड बीन रीस्टोर टू पावर, उनकी फिर से दोबारा उन्होंने अपनी पावर को रीस्टोर किया। और कब किया था? ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन, जब कंजर्वेटिव रूढ़िवादी जो रिएक्शन था तब आफ्टर 1815 के बाद उन्होंने किया। वरना और जब उन्होंने अपनी पावर रिस्टोर की थी 1815 के बाद, तो उनको लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया? ओवरथ्रोन, उखाड़ फेंका था और उन्होंने उसके बदले में एक कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की को इंस्टॉल किया था विथ लुइस, और उनके हेड कौन थे? लुइस फिलिप उसके हेड थे। देन मेटरनिक when France sneezes Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold। अब ये कहा गया था कि मेटरनिक ने एक बार ये मतलब एक रिमार्क दिया था, दैट इज जब फ्रांस स्नीज करता है, जब फ्रांस स्नीजेस मतलब जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम, बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? जो द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, अगर फ्रांस छींक दे तो मेटरनिक ने क्या रिमार्क दिया था कि जो रेस्ट ऑफ द यूरोप था कैचेस कोल्ड, रेस्ट ऑफ द यूरोप को क्या हो जाएगा? कैचेस कोल्ड, मतलब उसे कोल्ड हो जाएगा। एंड
that the July Revolution sparked an uprising in Brussels. जो जुलाई रिवॉल्यूशन था, the July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the नीदरलैंड। और क्या हुआ था, जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था, उससे जुलाई रिवॉल्यूशन से ब्रुसेल्स जो जुलाई ब्रूसेल्स जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था उसमें ब्रूसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया था। ब्रूसेल जुलाई रेवोल्यूशन के कारण स्पार्क मतलब अपराइजिंग, ब्रूसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया था, विच लेड टू बेल्जियम, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया था। कौन अलग हो गया था, दैट देखिए जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड हुआ था एंड अपराइजिंग इन ब्रूसेल्स, और ये क्या हुआ, कहाँ तक फैला, ब्रूसेल्स तक गया, विच लेड टू बेल्जियम, उसको लेड कौन कर रहा था, बेल्जियम, और क्या हुआ, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दी, और जो बेल्जियम था वो ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दी, वो ब्रेक हो गया किससे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से, ठीक है, ब्रूसेल में। एंड an event that mobilized an event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence, देखो an event क्या हुआ था, an event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence, एक घटना, एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसने पूरे यूरोप को क्या किया था, जिसने पूरे यूरोप के एजुकेटेड एलाइट में, एन इवेंट एक ऐसी इवेंट हुई थी जिसने मोबिलाइज कर दिया था, नेशनल फीलिंग्स ले आया था, नेशनलिस्ट फीलिंग्स आ गई थी क्या, अमंग द एजुकेटेड एलाइट, मतलब अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक घटना जिसने पूरे यूरोप के एजुकेटेड एलाइट जो एजुकेटेड एलाइट थे, एलाइट में नेशनलिस्ट फीलिंग को वो लेकर आया था, ठीक है, इस घटना ने क्या किया था, नेशनलिस्ट फीलिंग वो लेकर आ गई थी अमंग एजुकेटेड एलाइट में, और अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक, और वह भी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था, क्या था वो, यूरोप में तो उसने क्या किया था, नेशनलिस्ट फीलिंग लेकर आ गई थी एजुकेटेड लोगों में, ठीक है, और वो क्या था, वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो क्या था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। Greece has been part of the Ottoman Empire since the 15th century. जो ग्रीस था had been part of the Ottoman Empire. ग्रीस पार्ट था ओटोमन एम्पायर का। ग्रीस किसका पार्ट था, ओटोमन एम्पायर का ग्रीस पार्ट था, एंड बीन अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। 15th सेंचुरी से ही ग्रीस पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का, एंड द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked of a struggle for independence among the Greeks which began in 1821, among the Greeks which began to 1821, and that देखो क्या हुआ था, that 15 the growth of revolutionary nationalism in Europe sparked of a struggle for independence among the Greeks which began in 1821। देखो जो ग्रोथ था, द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म,
जो ग्रोथ था रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का, जो ग्रोथ हो रहा था उसके कारण क्या हुआ था, यूरोप ने स्पार्क्ड कर दिया था स्ट्रगल, यूरोप ऑफ अ स्ट्रगल, मतलब यूरोप ने स्पार्क कर दिया था स्ट्रगलिंग जो हो रहा था, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और किसके अंडर में किया था, किसके अंदर में किया था, ग्रीक। और ग्रीक्स में कब वो स्टार्ट हुआ था, 1821 में। देखो यूरोप में रिवॉल्यूशनरी, यूरोप में क्या हुआ था, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की प्रगति से क्या हुआ था, जो ग्रीक्स थे, ग्रीस का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, किसने स्पार्क किया था, ये जो ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप था, इन यूरोप में जो हुआ था वो स्पार्क ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था। मतलब स्पार्क कर दिया था उसने स्ट्रगलिंग करने के लिए, स्ट्रगल करना था, किसके लिए करना था, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना था। अमंग दी ग्रीक्स, और किसका मतलब ग्रीस के अंदर उन्होंने स्ट्रगलिंग डाल दी कि आपको अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना है। और विच बिगिन इन, कब बिगिन हुआ था, 1821 में। कब बिगिन हुआ, 1821 में। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile। जो नेशनलिस्ट इन ग्रीक्स था उसे सपोर्ट मिला अदर ग्रीक्स का। ठीक है, जो नेशनलिस्ट इन ग्रीक्स था उसे किसका सपोर्ट मिला था, अदर ग्रीक्स का उसे सपोर्ट मिला था, अदर ग्रीक्स का उसे सपोर्ट मिला था लिविंग इन एक्साइल, एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन who had sympathies for ancient Greek culture, who had sympathy for ancient Greek culture। That क्या हुआ था कि अगर आप लिखा nationalist in Greek got supported, nationalist जो ग्रीस में हुआ था उसको सपोर्ट किसने किया था, अदर ग्रीक्स ने उसे सपोर्ट किया था, अदर ग्रीक्स ने उसे सपोर्ट किया था लिविंग इन एक्साइल। ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम, उसे वेस्ट यूरोपियंस भी सपोर्ट कर रहे थे, हु हैड सिंपैथी, उनको सिंपैथी थी एंशियंट ग्रीक कल्चर से, उनको अटैचमेंट थी, उनको सिंपैथी थी एंशियंट ग्रीक कल्चर से, इसलिए वो भी उन्हें नेशनलिस्ट इन ग्रीक को मतलब सपोर्ट कर रहे थे। जब वो लोग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे तो उनको सब कोई सपोर्ट कर रहा था। एंड आप कह सकते हो नेशनलिस्ट को यून और ग्रीक्स है, दैट इज ग्रीक है, दैट इज उसे हम यूनान कहते हैं, समर्थन। ठीक है, इन सब का उसे क्या मिल रहा था, साथ मिल रहा था। ठीक है, साथ मिल रहा था दैट किस किस का, नेशनल, जब ग्रीस नेशनलिस्ट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था तो उसको अदर ग्रीक्स, जो अदर ग्रीक्स वहाँ पे रहते थे ह्यूमन बींग, उनका सपोर्ट मिल रहा था, और उसे वेस्ट यूरोपियंस का भी सपोर्ट, उसे सिंपैथी मिल रही थी, क्योंकि मतलब उनका सपोर्ट मिल रहा था क्योंकि वो सिंपैथी में थे, किससे अटैच थे, वो एक्साइल ऑल्सो, मतलब कि वो अटैच थे किससे, ग्रीक के कल्चर से अटैच थे, तो उनको वेस्ट यूरोपियंस का भी सपोर्ट मिल रहा था। एंड दैट poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। अब इसमें क्या था कि जो पोएट्स थे और जो आर्टिस्ट ने, पोएट्स और आर्टिस्ट ने क्या किया, and poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire, against a Muslim empire। and उसने क्या किया, that क्या हुआ था, जो पोएट थे और जो पोएट थे और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, ग्रीस, लॉर्डेड ग्रीस,
ने ग्रीस को क्या कहा था? क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना बताकर प्रशंसा की थी। मतलब कि वो क्रेडल कर रहे थे। जो पोएट्स और जो आर्टिस्ट थे वो क्या कर रहे थे? ग्रीस को बता रहे थे एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। एज अ क्रेडल, उसको मतलब उनकी तारीफ कर रहे थे एज अ क्रेडल ऑफ cradle of where I am cradle of European civilization. And उन्होंने क्या किया था? यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, मोबिलाइज किया था पब्लिक ओपिनियन को कि टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल। मतलब सपोर्ट करो, मतलब इस स्ट्रगल में सपोर्ट करो अगेंस्ट द मुस्लिम अम्पायर। किसके अगेंस्ट? ए मुस्लिम अम्पायर के, एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध। ठीक है, उन्होंने, हाँ ठीक है, जो पोएट्स और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने लॉडेड किया, मतलब कि ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो पोएट्स थे और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने ग्रीस को मतलब ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना बताया था। यूरोपियन सिविलाइजेशन को पालना बताया था, क्रेडल बताया था, क्रेडल ऑफ। एंड मोबिलाइज, उन लोगों ने क्या किया था? मोबिलाइज किया था पब्लिक ओपिनियन को, मोबिलाइज किया पब्लिक ओपिनियन को कि वो सपोर्ट करे, टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम अम्पायर। मतलब वो हम लोगों को सपोर्ट करें एक मुस्लिम अम्पायर के अगेंस्ट। ठीक है, मुस्लिम अम्पायर के अगेंस्ट हमें सपोर्ट अपना दे। एंड द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, जो इंग्लिश पोएट था दैट इज लॉर्ड बायरन, ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। जो इंग्लिश पोएट था लॉर्ड बायरन, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने क्या किया था? ऑर्गेनाइज फंड को इकट्ठा किया था और लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, और धन को इकट्ठा किया था, फंड को इकट्ठा किया और बाद में वो युद्ध लड़ने भी गए। बाद में कहाँ गए? वो युद्ध लड़ने गए। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, और वहाँ पर उनकी डेथ कैसे हुई थी? बुखार के कारण, फीवर के कारण उनकी डेथ वहाँ पर हो गई थी। एंड ठीक है, बुखार और फीवर के कारण उनकी डेथ वहाँ पर हो गई थी। फाइनली द ट्रीटी ऑफ Finally, the Treaty of कुस्तुनतुनिया, the Treaty of देखें, the Treaty of कॉन्स्टेंटिनोपोल, the Treaty of कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपोल था ऑफ 1832 और रीऑर्गेनाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, अब क्या हुआ था? फाइनली क्या हुआ था? देखो, जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था फंड और लेटर वेंट टू फाइट, और उसके बाद से ऑर्गेनाइज किया फंड और उसके बाद से वो कहाँ चले गए थे? फाइट में चले गए थे, मतलब युद्ध में लड़ने चले गए थे, और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी फीवर से 1824 में। उनकी डेथ क्या हो गई थी? फीवर से उनकी डेथ हो गई थी 1824 में। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपल दैट इज, अगर हिंदी में आप देखें, देखो ये ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ 1832 रीऑर्गेनाइज्ड ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। और इसने ग्रीस को एक, मतलब इस ट्रीटी ने क्या दिया था? ये जो ट्रीटी थी कॉन्स्टेंटिनोपोल ने क्या दिया था? इनोपल ने क्या दिया था? 1832 में रीऑर्गेनाइज किया, ग्रीस को रीऑर्गेनाइज किया और इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया। और क्या किया? उसे क्या बता दिया? इंडिपेंडेंट नेशन। एंड और आप हिंदी में अगर इसको देखें तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल को देखा जाए तो क्या था वो? कुस्तु कुस्तुनतुनिया दैट इज, ठीक है, ट्रीटी था जिससे कि वो लोग आज़ाद हो गए थे 1832 में। एंड
The romantic, that is the romantic imagination, our first topic under the age of revolutions 1830 to 1848. इसके अंदर में हमारा फर्स्ट टॉपिक था द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. ठीक. एंड इसमें क्या था, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर. जो डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट और जो नेशनलिज्म था वो डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सप्रेशन. जो नेशनलिज्म, जो डेवलपमेंट ऑफ जो नेशनलिज्म था वो सिर्फ क्या वॉर जीतने से ही, वॉर या टेरिटोरियल को एक्सपेंशन करने से ही नहीं होता, एक्सपेंशन करने से ही नहीं हुआ. आप कह सकते हो कि नेशनलिज्म की डेवलपमेंट केवल वॉर और क्या बोलते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं हुआ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं हुआ. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Culture play कल्चर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. कल्चर ने क्या किया है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. उसने क्रिएटिंग किया, मतलब कल्चर ने इम्पॉर्टेंट रोल क्या प्ले किया है, उसने क्रिएट किया है, एक आइडिया दिया, आइडिया ऑफ द नेशन. उसने क्रिएट किया और बताया कि क्या आइडिया होना चाहिए, नेशन को कैसे क्रिएट किया जा सकता है. दैट आर्ट एंड पोएट्री. ठीक है, क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन में पहला क्या उन्होंने बताया, आर्ट एंड पोएट्री होनी चाहिए, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस, मतलब आर्ट एंड पोएट्री हो, स्टोरीज एंड म्यूजिक हो, helped express and shape nationalist feeling, help express and shape nationalist feeling. ठीक है, नेशनलिस्ट. देखो क्या होता है, कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ये कल्चर प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल कि मतलब क्रिएटिंग दी, वो आइडिया देती है कि हमारा जो नेशन है वो कैसा होना चाहिए. तो हमारे नेशन में क्या होना चाहिए, आर्ट एंड पोएट होना चाहिए, आर्ट एंड पोएट्री होनी चाहिए. ठीक है, देन स्टोरीज एंड म्यूजिक्स होने चाहिए, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरी और म्यूजिक होनी चाहिए. क्यों, ये क्या करती है, हेल्प करती है, हेल्प करती है एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग में. देखो ये हेल्प करती है, ठीक है, एक्सप्रेस करने में, उस चीज़ को, नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप करने में ये काफ़ी हेल्प करती है. एंड दैट let us look at let us look at romanticism. Let us look at रोमानीवाद या रोमंटिज्म. ठीक है, रोमंटिज्म and tism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. देखा था क्या था, लेट अस लुक एट रोमांटिज्म, मतलब रोमांटिज्म था, उसको देखते हैं. ये क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट था विच साउथ टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट. और इसको हम ये एक क्या था, आप कह सकते हो ये नेशनल सेंटिमेंट. लेट अस लुक एट रोमांटिज्म. रोमांटिज्म में क्या था देखेंगे, ये एक ऐसा मतलब कल्चरल मूवमेंट था, ये एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जो एक खास तरह की, एक कल्चरल मूवमेंट था जो एक खास तरह की नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का विकास करना चाहता था, जो एक खास तरह की नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करना चाहता था. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को क्या करना चाहता था, डेवलप करना चाहता था. एंड दैट romantic artists, that is romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science and focused instead on emotions, in intuition and mystical feelings. That is क्या कहा गया था कि
आमतौर पे क्या होता है कि जो रोमानी या रोमांटिज्म, देखो जो रोमांटिज्म आर्टिस्ट थे एंड जो पोएट थे, रोमांटिज्म आर्टिस्ट और जो पोएट थे, उन्होंने क्या किया था, रोमांटिज्म आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज, वो जनरली क्रिटिसाइज करते थे। और किसको जनरली क्रिटिसाइज करते थे? द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ठीक है, वो जनरली क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस को। ठीक है, क्रिटिसाइज करते थे इनको, क्रिटिसाइज किसको करते थे? ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, रीजन ग्लोरिफिकेशन ऑफ, तर्क वितर्क करते थे आप कह सकते हो, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड माइस्टिकल फीलिंग। ठीक है, अब क्या था, जो रोमांटिक आर्टिस्ट और जो पोएट थे वो जनरली क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन और साइंस को। ठीक है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ मतलब जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएम होते थे वो जनरली क्रिटिसाइज करते रहते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन और साइंस को। ठीक है, और फोकस किस पे करते थे? फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, और उसकी जगह वो क्या कहते थे, वो इन सब चीज़ों की जगह, साइंस में फोकस करने की जगह उनकी बातें क्या थी, वो हमेशा क्या कहते थे कि आप इमोशंस पे, इमोशंस पे focus instead on emotions, intuitions and mystical feelings पे ज़्यादा जोर देते थे, ज़्यादा फोकस करते थे। आप कह सकते हो दैट इज इमोशंस पे ज़्यादा जोर देते थे, भावनाओं पे ज़्यादा जोर देते थे, अंतर्दृष्टि इंस्टीट्यूशन अपनी अंदर की भावनाओं पे ज़्यादा जोर देते थे, और मिस्टिकल मतलब मिस्टिकल होता है रहस्यवादी भावनाओं पर भी, उन फीलिंग्स पे भी वो ज़्यादा जोर देते थे। Their effort was to create a sense of a shared collective heritage। और जो उनका एफर्ट था, दैट इज उनका एफर्ट क्या था कि एक साझा सामूहिक, उनका एफर्ट क्या था, दिस एफर्ट मतलब उनका एफर्ट था, दिस एफर्ट was to create a sense of a shared collective heritage। क्या था? shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation, as the basis of a nation, that वो क्या मतलब उनका एफर्ट था कि वो क्रिएट करे कलेक्टिव हेरिटेज को। वो क्या किसको क्रिएट करे? उनका क्या प्रयास था कि वो क्रिएट करना चाहते थे कलेक्टिव हेरिटेज को। ठीक है, शेयर कलेक्टिव हेरिटेज को, एंड उसको करना चाहते थे, एंड अ कॉमन कल्चरल पास्ट को कलेक्ट करना चाहते थे, एक कॉमन कल्चरल पास्ट को कलेक्ट करना चाहते थे एट द बेसिस ऑफ अ नेशन। और उन्होंने किसको मतलब किस बेसिस पे वो कलेक्ट करना चाहते थे? अपने नेशन के बेसिस पे वो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करना चाहते थे। एंड other romantics such as the German, other romantics, other romantics such as the German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people, thus Volk। अब क्या हुआ था, जो जर्मन थे, देखो दो अदर रोमांटिक्स कौन थे? सच एज जर्मन, एक जर्मन फिलोसफर थे जिनका नाम क्या था? योहान, या यू कैन से जिनका नाम क्या था? जोहान योहान योहान गाडफ्रेड, योहान गाडफ्रेड थे वो, जैसे ठीक है, योहान गॉडफ्रेड हर्डर थे, योहान गॉडफ्रेड हर्डर थे, दैट 1744 से 1803, 1744 से 1803 में क्या किया था? क्लेम दैट, उन्होंने क्लेम क्या किया था? क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर was to be discovered among the common people, thus was among the common people।
क्या हो गया कि उन्होंने बताया कि जो अदर रोमांटिक्स थे सच एज जर्मन फिलोसफर जो थे, जर्मन फिलोसफर गॉडफ्रिड, ठीक है, योहान गॉडफ्रिड हर्डर जो थे 1744 से 1803, उन्होंने क्लेम किया था कि दैट ट्रू, मतलब उन्होंने क्लेम किया और कहा दैट ट्रू जो जर्मन कल्चर था वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग दी कॉमन पीपल, जो जर्मन कल्चर है उसको डिस्कवर, उन्होंने दावा किया कि जो एक्चुअल जर्मन कल्चर है उन्हें आम लोगों के बीच में ही, एक्चुअल जो जर्मन कल्चर है वो क्या था, कहाँ से डिस्कवर्ड हुई थी, कॉमन पीपल के बीच में ही डिस्कवर्ड हुई थी, कॉमन पीपल के बीच में डिस्कवर्ड किया गया था। एंड ठीक है, 10 वोल्क मतलब होता है दैट इज आम लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में, ऑर्डिनरी पीपल्स के बीच में उसे डेवलप किया गया था। दैट एंड इट वॉज थ्रू फोल्क सॉन्ग, और ये कैसे था, कैसे किया गया था, इट वॉज थ्रू मतलब इट वॉज थ्रू फोल्क सॉन्ग के द्वारा किया गया था, फोल्क पोएट्री एंड फोल्क डांसेस के द्वारा किया गया था। दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, और ये ट्रू स्पिरिट था नेशन का, किसका था, नेशन का ये ट्रू स्पिरिट था, दैट नेशन था वॉज पॉपुलराइज, और इसमें क्या था कि इट वॉज थ्रू फोल्क सॉन्ग, इट वॉज थ्रू क्या था, फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री, फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री एंड फोल्क डांसेस था, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज, जो ट्रू स्पिरिट थी नेशन की वो पॉपुलराइज्ड हो जाए, ठीक है, आप कह सकते हो जो, ठीक है, ये फोल्क सॉन्ग्स के द्वारा इसको किया जाता था, फोल्क सॉन्ग्स गाए जाते थे, आत्म आत्म लोकगीत गाए जाते थे, फोल्क पोएट्री होती थी, ठीक है, फोल्क पोएट्री होती थी, फोल्क डांसेस होता था, और दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, और ये ट्रू स्पिरिट था नेशन का, किसका, ये ट्रू स्पिरिट था नेशन का। देखो, अगर ट्रू स्पिरिट और जो पॉपुलराइज्ड ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन अगर आपको करना है, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन बताना है, तो इट वॉज, कैसे हम ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन बता सकते हैं, ये बहुत पॉपुलराइज्ड भी था, दैट इज फोल्क सॉन्ग से बता सकते हैं, फोल्क पोएट्री से बता सकते हैं, और फोल्क डांसेस से हम बता सकते हैं ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, जो कि बहुत पॉपुलर था। एंड so, collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building, और ये था कि जो कलेक्टिंग और जो रिकॉर्डिंग थी, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोल्क कल्चर, कलेक्ट करना और रिकॉर्ड करना इन फोल्क कल्चर्स को, ये जो फॉर्म्स थे फोल्क कल्चर के, वो बहुत एसेंशियल प्रोजेक्ट था हमारी नेशन बिल्डिंग के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल प्रोजेक्ट था हमारी नेशन बिल्डिंग के लिए, हमारी नेशन को बिल्ड करने के लिए, हमारे नेशन को डेवलप करने के लिए। एंड दैट and the emphasis on first read the photo, that is figure 8, after that the emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate, or who was mostly illiterate, क्या होता था कि वो मोस्टली जो इलिटरेट रहते थे, आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो लोग क्या कर रहे थे, जो द एम्फेसिस ऑफ वर्नुकुलर लैंग्वेज, जो स्थानीय लैंग्वेज थी, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, और जो कलेक्शन ऑफ लोकल
फोल्कलोर था, और जो आप कलेक्शन कर रहे थे लोकल फोल्कलोर था, वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट। और उससे मतलब क्या होता कि केवल मतलब ये नहीं होता कि हम क्या वापस नहीं लाने उसका। अगर आप देखें तो हमारा जो वर्नाकुलर लैंग्वेज और द कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्क लोर था, उसका मतलब उसका एम सिर्फ ये नहीं था कि वो सिर्फ ये रिकवर नहीं करना चाहता था, हमारा एंशियंट नेशनल स्पिरिट को ही वो रिकवर नहीं करना चाहता था, बट ऑल्सो टू कैरी, वो हमारे मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता था। मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, मॉडर्न नेशनलिस्ट का जो मैसेज था वो लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता था, हु वर मोस्टली इलिटरेट, और जो मोस्टली क्या थे, इलिटरेट थे, जो कि मोस्टली पर्सन्स क्या होते थे, इलिटरेट होते थे, एंड ठीक है मोस्टली इलिटरेट थे। उनका सिर्फ एक एम नहीं था कि वो वर्नाकुलर लैंग्वेज और कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्क लोर को क्या करें, मतलब रिकवर करें। एक एंशियंट नेशनल स्पिरिट का ही उन्हें रिकवर करना नहीं था कि एंशियंट नेशनल स्पिरिट हो, उनका क्या था कि वो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, देन दिस वॉज स्पेशली, ये स्पेशली मतलब राष्ट्रीय भावना को ही वापस लाना नहीं चाहते थे, हमारे रिकवर नहीं करना चाहते थे राष्ट्रीय भावना को, वो कैरी करते थे मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को भी टू लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते थे, ओवर मोस्टली, जो कि ज़्यादातर क्या थे, इलिटरेट थे, ज़्यादातर क्या थे, वो इलिटरेट थे, एंड दैट दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। और दिस वॉज स्पेशली क्या हुआ था, ये स्पेशली क्या हो कहाँ पे हुआ था, इन द केस ऑफ पोलैंड की बात कर रहे हैं, विच हैड बीन which had been partitioned at the end of 18th century by the great powers, that is Russia, Prussia या Prussia and Austria। क्या हुआ था, this was specially so in the case of Poland। और ये सबसे क्या होता, इनमें से और क्या होता, ये खास तौर पर क्या हुआ था, पोलैंड पर लागू होता था, जो ये खास तौर पे क्या हुआ था, पोलैंड पर लागू होता था, स्पेशली इन द केस ऑफ पोलैंड पे, क्यों, विच हैड बीन पार्टीशन, मतलब उसे पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, एट द एंड ऑफ पार्टीशन उसको अलग कर दिया गया था, एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी उसको क्या किया गया था, अलग कर दिया गया था, बाय द ग्रेट पावर से, किससे, ग्रेट पावर से उसको अलग कर दिया गया था, डैट इज रशिया। कौन सी ग्रेट पावर थी, रशिया थी, प्रूशिया थी और ऑस्ट्रिया थी, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया थी। ठीक है, even though Poland no longer existed as an independent territory, and national feelings were kept alive through music and language। देखो, even though Poland no longer existed as an independent territory, और ये पोलैंड अब स्वतंत्र नहीं था। देखो क्या हुआ था, इवन थो पोलैंड, पोलैंड अब नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी था, पोलैंड अब एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रह गया था, उसमें क्या था, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव, लेकिन इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन उसके अंदर अभी भी नेशनल फीलिंग्स को अलाइव रखा था। नेशनल फीलिंग्स को कैसे अलाइव रखा था, थ्रू म्यूजिक और लैंग्वेज, थ्रू म्यूजिक और लैंग्वेज नेशनल फीलिंग्स को अलाइव रखा गया था। देन कैरोल, उसके बाद से क्या हुआ था कि कैरोल कुपिट्स्की, ठीक है, कैरोल कुरपिंस्की, कुरपिंस्की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कैरोल कुरपिंस्की का, फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल, मतलब सेलिब्रेट किया जा रहा था नेशनल स्ट्रगल थ्रू इज ओपेराज एंड म्यूजिक, थ्रू इज ओपेराज एंड म्यूजिक, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka
into nationalist symbol, into nationalist symbol। अब क्या हुआ था कि मसलन कैरोल कुपिस्की, कैरोल कुनपिस्की फॉर एग्जाम्पल, कैरोल कुनपिस्की का एक एग्जाम्पल लिया जाता है कि उसने क्या किया था, सेलिब्रेटेड दी नेशनल स्ट्रगल, उसने सेलिब्रेट किया था नेशनल स्ट्रगल को थ्रू दिस, मतलब ओपेराज और म्यूजिक से और टर्निंग फोल्क डांसेस से, लाइक द पोलोनेस एंड लाइक द पोलेनेस और माजुरुका जैसे फोल्क डांसेस से, जो कि नेशनल सिंबल हैं, जो कि नेशनलिस्ट के सिंबल हैं, उससे उसने क्या किया था, सब चीज़ को मतलब अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट किया था, सेलिब्रेटेड दी नेशनल स्ट्रगल, उसने स्ट्रगल किया था, नेशनलिस्ट नेशनल स्ट्रगल किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेलिब्रेट किया था उसने नेशनल स्ट्रगल, नेशनल स्ट्रगल उसने कैसे सेलिब्रेट किया था, अपेरा और संगीत से, अपेरा ओपेराज एंड म्यूजिक से किया था, टर्निंग फोल्क डांसेस, कौन कौन से फोल्क डांसेस किए थे उसने, पोलेनेस किया था और मजरूका किया था, पोलेनेस और मजरूका किया था जो नेशनलिस्ट सिंबल थे, पोलेनेस और मजरूका था जो नेशनलिस्ट सिंबल थे। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, और लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स में, ठीक है। लैंग्वेज टू, लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगाने में, या राष्ट्रीय भावनाओं को आपको, राष्ट्रीय भावनाओं को आपके अंदर जगाने में हमारी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, क्या हुआ था, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, after Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere। देखो जब रशियन का ऑक्यूपेशन था, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जब रूसी कब्जे के बाद क्या हुआ था, मतलब रशियन के कब्जे के बाद क्या हुआ था, पोलिश लैंग्वेज को स्कूलों से मतलब पोलिश लैंग्वेज को क्या किया था, स्कूलों से फोर्स्ड, मतलब फोर्स करके स्कूलों से हटा दिया गया था, फोर्स करके क्या किया गया था, स्कूलों से हटा दिया गया था, और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था हर जगह, और रशियन लैंग्वेज को क्या किया, इम्पोज किया था हर जगह, इम्पोज कर दिया था, हर जगह क्या इम्पोज, पोलिश पोलिश लैंग्वेज को फोर्स्ड आउट कर दिया था, स्कूल से हटा दिया था, और रशियन लैंग्वेज को फोर्स किया था, इम्पोज किया था एवरीवेयर। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed, which was ultimately crushed। और क्या किया था, 1831 में क्या हुआ था, 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस। आर्म्ड रिबेलियन ने मतलब आर्म्ड फोर्स ने क्या किया था, राष्ट्र, देखो एक आर्म्ड रिबेलियन ने किसके अगेंस्ट हथियार उठाए थे, किसके अगेंस्ट विद्रोह किया था, रशियन रूल के अगेंस्ट किया था, टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड, मतलब टुक प्लेस हुआ विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। अगर आप बात करें तो इसके अनेक मेंबर्स ने नेशनलिस्ट रिवॉल्ट के लिए भाषा को एक हथियार बनाया था। अगर आप भाषा, इन लोग क्या किया था, इन 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया था, ठीक है। 1831 में क्या हुआ था, एक आर्म्ड रिबेलियन खड़ी हो गई थी रशिया के अगेंस्ट, ठीक है, रशिया का जो रूल था उसके अगेंस्ट वो लोग खड़े हो गए थे, टुक प्लेस, और विच वॉज अल्टीमेटली क्रश, और उनको अल्टीमेटली क्या किया गया था, क्रश्ड कर दिया गया था, दबा दिया गया था उनकी बात को। और फॉलोइंग दिस, आप कह सकते हो फॉलोइंग दिस, many members of the clergy in Poland begin to use language as a weapon of national resistance, as a weapon of national resistance। और उसके बाद से क्या हुआ था
कि कई लोगों ने मतलब विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक मतलब लैंग्वेज को हथियार बना लिया था। उन्होंने क्या किया था, एक लैंग्वेज को हथियार बना लिया था। And to be continue tomorrow.